हो गया सर। स्टार्ट हुआ ना? ओके सर, ठीक है। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा देखो, सैलरी में हम लोग कुछ फाइनल लेवल में आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट छोटा 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 जो भी डिटेल्स था मैंने बात कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ बच जाता है ना। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी लगता है कि मैंने डिस्कस नहीं किया, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और कर लेते हैं, तब जाके मैं आपको सैलरी में कंप्लीट क्वेश्चन करा पाऊंगा। क्योंकि सैलरी ऐसे बोलते हैं ना सर, बिंद बिंद में, मतलब क्या बोलते हैं, बिंदु बिंदु ते सिंधु, बंगाली में हम लोग ऐसे बोलते हैं सर, बिंदु बिंदु ते सिंधु, हिंदी में क्या बोलते हैं, बूंद बूंद में सागर। तो ये जो इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर जो है सर, मतलब सैलरी इनकम के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो बात करता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को पहले बताता है, और जब आप वो छोटा छोटा पार्ट को एक कर देते हो, तब जाके वो क्या बन जाता है, एक कंप्लीट सैलरी कॉन्सेप्ट बन जाता है। तब आपको सैलरी समझने के लिए सैलरी का पार्ट्स को समझना होगा, है ना। जब तक आप सैलरी का पार्ट को नहीं समझोगे, तब आप सैलरी में कभी भी ग्रिप नहीं करा पाओगे, है ना सर। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलूंगा कि जो सैलरी का स्मॉल पार्ट्स है, ठीक है, छोटा छोटा जो प्रोविजंस है, जिसमें आप बेसिक्स ले लो, डियरनेस अलाउंसेस ले लो, कमीशंस का एरिया ले लो, ठीक है, डिफरेंट अलाउंसेस अलग से देख लो, फिर आप पार्क्विजिट्स को अलग से देख लो, रिटायरमेंट बेनिफिट को देख लो, फिर सेक्शन 16 पे आ जाओ। जो भी एरिया है जिसके बारे में हम लोग प्रो फॉर्मा में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ईच एंड एवरी पार्ट में आपको क्या करना होगा, ईच एंड एवरी पार्ट में आपको थोड़ा सा ग्रिप बनाना पड़ेगा। सेक्शन 15 से सेक्शन 17 का जो एरिया है सैलरी, ठीक है, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 का एरिया है जो सैलरी डिस्कस करता है ना। आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ह्यूज टॉपिक, बट सैलरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो आपको वही चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सैलरी में आप अपना ग्रिप बनाइए, ग्रिप बनाइए, ग्रिप बनाएंगे तो आपको हमेशा हेल्प होगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछ लें, इधर उधर से पूछ लें, आप कभी भी ना ऐसा मत करो कि कोई पार्ट में आपका नॉलेज नहीं है, ऐसा मत करो। कोशिश करो कि ईच एंड एवरी पार्ट आपको पता होना चाहिए। तभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी का जो वैल्यू हम लोग सोसाइटी में देखते हैं, ये वैल्यू ऐसे ही नहीं है सर, ये वैल्यू नॉलेज का है, ठीक है। तो जब वैल्यू नॉलेज का है, तो फिर क्यों नॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। तो डोंट डू कॉम्प्रोमाइज विद नॉलेज। तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस प्रोफार्मा, हम लोगों ने सर कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। बेसिक का कॉन्सेप्ट हम लोग पता है सर, फीस कमीशन बोनस अलाउंसेस, अलाउंस में भी डिफरेंट अलाउंसेस में एचआरए में बहुत मैंने बात किया रिसेंटली, है ना। एचआरए में बात किया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में बात किया, हॉस्टल अलाउंस पे बात किया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी मैंने बात कर चुका, एंटरटेनमेंट वगैरह में, पार्क्विजिट्स में तो बहुत बात किया, उसमें आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने आरएफए में बात कर चुका। सर आज मैं आपको पार्क्विजिट्स में तो बहुत कुछ था मैंने बताया, लेकिन कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट रिलेटेड कुछ पॉइंट था, जैसे कि ये मैं बता दिया आप लोगों को, लीव ट्रैवल कंसेशन, नहीं लीव ट्रैवल एलटीए में थोड़ा बात करना बाकी, ग्रेचुइटी में बात हो चुका है, पेंशन में बात हो चुका है, लीव एनकैशमेंट में बात हो चुका है। क्या सर सही बोल रहे हैं? नहीं हो चुका है कि नहीं हो चुका? ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, इस सब में बात किया ना? अरे बोलो यस हाँ ना, कुछ तो बताओ, ठीक है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, ये थोड़ा इजी पॉइंट है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन आप यहाँ से भी देख सकते हो, प्रोफार्मा पे भी आप चेक कर सकते हो, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन का रूल। सर वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन क्या बताता है, वॉलेंटरी वीआरएस, ठीक है, अगर वीआरएस क्या होता है, जब कोई इंसान किसी कंपनी में जॉब करता था, अब वो जॉब करते करते थोड़ा पहले रिटायर करना चाहता है, तो जब कोई पहले रिटायरमेंट करता है, पूरा टर्म कंप्लीट नहीं करता, से फॉर एग्जांपल 30 इयर्स का जॉब कंप्लीट था, 28 में या 27 में रिटायर कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में उनको वीआरएस मिलता है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत उनको वीआरसी मिलता है, ठीक है। अब उसपे जो कंपेंसेशन उनको मिलता है लमसम अमाउंट में मिलता है नॉर्मली, तो उसके बारे में सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सी आपको बताता है, क्या बताता है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपेंसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल जो आपको मिल रहा है,
ठीक है, इनमें से ये जो अगला जो मैं पॉइंट आपके साथ बात कर रहा हूँ, इनमें से जो सबसे लोएस्ट होगा, जितना कॉम्पेंसेशन उसको मिलेगा, 5 लाख 3 मंथ का सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 3 मंथ का सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पॉइंट टू बी नोटेड सर, ठीक है। 3 मंथ का जो भी सैलरी होगा उनका, उसको काउंट करना है, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब कितना दिन वो कंपनी में जॉब किया है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, ठीक है। एंड डी में लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, ठीक है। लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब लास्ट जो सैलरी उन्होंने उठाया था, ठीक है, और उसके साथ जो रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस उनका बचा कुचा है, ठीक है। और आपको तो पता ही है सैलरी का क्या मतलब होता है, सैलरी का क्या मतलब होता है ये आपको पता है सर, कैसे पता चला? ये मैं बहुत बार आपको डिस्कस किया सर, कि सैलरी का मतलब बोल बोल के थक चुका हूँ, है ना। सैलरी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सैलरी में ये सब चीज़ ना नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है, मतलब इग्नोर मत कीजिएगा। सैलरी का मतलब इंपॉर्टेंट है, जब आप सैलरी काउंट करोगे ना, तो सैलरी में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, इसके बारे में डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, ये देखो सर, मीनिंग ऑफ सैलरी, मैं बहुत बार बोला, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कि जब भी हम सैलरी काउंट करते हैं, जैसे हम लोग ग्रेचुइटी में, पेंशन में, लीव एनकैशमेंट में ऑलरेडी ये सब बात कर चुके हैं सर, एक बार मैं फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ आपको, फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ आपको, कि जब आप ग्रेचुइटी करते हो, ठीक है, तो वहां पर सैलरी का मतलब, अगर वो पेमेंट अंडर ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर है ना, ठीक है, अगर वो पेमेंट अंडर ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर है, पेमेंट अंडर ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर है, तो बेसिक एंड डीए को सैलरी माना जाता है। बट अगर ग्रेचुइटी एक्ट कवर नहीं करता है, ठीक है, तो सैलरी का मतलब अलग हो जाता है। उसमें बेसिक प्लस डीए, डीए का रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन जो टर्नओवर के ऊपर होता है, तो मतलब हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं ना सर, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट, कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है। तो इस तरह का सैलरी का मतलब आ जाता है, और उसमें ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ये जो बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट मैं आपको बोला, इसमें सैलरी का मतलब देखो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। ग्रेचुइटी जो नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में वहां एप्लीकेबल होता है, लीव सैलरी में मतलब लीव एनकैशमेंट ऑलरेडी डन, हाउस रेंट अलाउंसेस मतलब एचआरए, वहां पर भी सेम सैलरी का मतलब है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आज का विषय है सर, आज मैं इसी में बात करूंगा, आरपीएफ में डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, वीवीआईपी पॉइंट माना जाता है सैलरी में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, तो इसमें बात करूंगा। आज का मेन चर्चा ही है वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, लुक एट दिस सर, वीआरएस, ठीक है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के थ्रू से जब आपको अमाउंट मिलता है, तो उसके अंदर भी सैलरी का ट्रीटमेंट होता है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखो सर, लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है, सैलरी का मतलब में क्या आएगा आपको समझ में आ रहा है, एंड रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। ये जो 4 पॉइंट आपको दिखा वीआरएस में, इन चारों में से जो सबसे कम होगा वो अमाउंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। इन चारों में से जो सबसे कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट में अगर किसी को जो भी सैलरी मिलता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, उसका हिसाब किताब है, ठीक है सर, याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन कराऊंगा नो डाउट। और एक कॉन्सेप्ट है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, ठीक है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन जब किसी को कंपनी क्या करता है, बिठा देता है, ठीक है, रिट्रेंच करता है कंपनी, होता है कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट चलता है एम्प्लॉय के साथ, ऐसा होता है सर, बहुत लोग केस में ऐसा होता है। कुछ लोग ना कंपनी में यूनियन बाजी करता है, समझते हो सर यूनियन बाजी, समझते हो? हाँ सर, एनी आइडिया किसी को यूनियन बाजी क्या होता है? मतलब इससे मानो आप वर्कर्स वगैरह काम वगैरह जो करते रहते कि मतलब यूनियन बना के। हाँ, मतलब वर्कर यूनियन के थ्रू थे ना, कुछ लोग ऐसे यूनियन करते हैं, फिर उस केस में किसी किसी एम्प्लॉय कंपनी के लिए ना थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है, फिर कोर्ट में केस चला जाता है, ऐसे कंपनी चाहता तो नहीं बैठा सकता, कोर्ट के डिसीजंस पे होता है, ठीक है, वो एम्प्लॉय जाता है ग्रीवेंस में, ठीक है, ग्रीवेंस एजेंसी होता है सर, ग्रीवेंस क्या करता है, ग्रीवेंस वहां पर प्रॉब्लम को देखता है, फिर जरूरत पड़ने से कोर्ट में जाना भी पड़ता है, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट जब कोर्ट डिसीजन देता है कि भाई एम्प्लॉय अभी क्या करेगा, काम नहीं कर सकता, ठीक है, इंजंक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा एम्प्लॉय पे, मतलब एम्प्लॉय काम पे नहीं आएगा, बट एम्प्लॉय काम पे नहीं आएगा, इतना दिन कंपनी पे काम कर रहा है, तो उसको कुछ कंपेंसेशन तो मिलना चाहिए। अब पॉइंट इज दैट अगर उसको रिट्रेंचमेंट किया जा रहा है, कंपेंसेशन में उसको जो भी मिलेगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 बी
उसके बारे में बात करता है। कंपेंसेशन जो उसको मिलेगा 5 लाख और 15 दिन का एवरेज पे इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब जितना दिन काम कर रहा है, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ मतलब अगर एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स में क्या होता है, अगर 6 महीना से ज्यादा काम किया, से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10 ईयर्स 6 मंथ 1 डे काम किया तो क्या लिया जाएगा, 10 साल मानेंगे कि 10 साल लेंगे ना सर इसमें, वो तो देने फ्रैक्शन के बारे में। नहीं सर, क्या बोलते हैं 15 डे एवरेज पे इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। हाँ दिया है तो वो उस पे 11 साल मान लेंगे। मतलब ये एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स में 6 मंथ्स में अगर 6 महीना होगा तो 10 साल, 10 साल ले लेंगे। 6 महीना से कम भी होगा तो भी 10 साल ले लेंगे, लेकिन एक दिन भी ज्यादा होगा, 2 दिन भी ज्यादा होगा, या 10 साल 11 महीना हो जाएगा, 10 महीना हो जाएगा तो 11 साल ले लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग ग्रेचुइटी में भी देखे थे, याद है? सेम यस सर। कॉन्सेप्ट हम लोग ग्रेचुइटी के अंदर भी हम लोगों ने लिखा था। कवर्ड और सेम नॉट कॉन्सेप्ट, कवर्ड में। कवर्ड एंड नॉट कवर्ड में फर्क था। तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी एप्लीकेबल होता है। रूल बहुत सिंपल है सर, बस आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी बना के रहना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ इतना सारा रूल पढ़ने के बाद आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। कंफ्यूजन क्रिएट कभी नहीं होगा अगर आप दिल और दिमाग दोनों से सोचते हो। दिल से पढ़ा करो और दिमाग में स्टोर करो, ठीक है? तभी जाके आप ये सब चीज में मतलब अपना जो एक्सपर्टीज है ऑटोमेटिकली बिल्डअप कर लोगे। तो इन तीनों में से जो भी सस्ता होगा, सस्ता मतलब चीप होगा, ठीक है, उसी को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, बाकी अमाउंट सरकार के घर में इनकम टैक्स के लिए कैलकुलेशन में आ जाएगा, मतलब इनकम टैक्स का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है सर, ये तो वही पॉइंट चल रहा था ना, इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म बोल के एक चैप्टर हम लोग सैलरी से पहले पढ़े थे, याद है ना? इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म बोल के एक चैप्टर हम लोग सैलरी से पहले पढ़े थे। उस चैप्टर में एक था फुल्ली एग्जाम्ड एरिया और एक था पार्टली एग्जाम्ड एरिया। तो वहां पर यह भी बताया गया था कि कुछ इनकम ऐसा भी होता है जिसमें पार्टली एग्जामेशन मिलता है। तो जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट का मैक्सिमम जो भी आपको मैंने बताया, जैसे कि पेंशन का एरिया, रिटायरमेंट आपका ग्रेचुइटी का एरिया, रिटायरमेंट कंपेंसेशन का एरिया, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन का एरिया, ये सभी चीज क्या आता है, ये सभी चीज आपका पार्टली एग्जामेशन कैटेगरी में बात करता है। फुल एग्जामेशन तो सेक्शन 10 का जो इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम वहां पर हो चुका था। आई होप आपको याद है। अगर भूल जाओगे तो फिर से रिवाइज कर लो, और क्या बोलेंगे सर, है ना? फिर से क्लास लो और रिवाइज कर लो, भूलना नहीं है, भूलोगे तो मुश्किल में आ जाओगे। और एग्जाम के लिए पेंडिंग मत रखना कि कब एग्जाम आएगा फिर पढ़ेंगे। रेगुलर का पढ़ाई रेगुलर करते रहो, जब भी लगे भूल गए क्लास देख लो, या फिर थोड़ा नोट्स ओपन करके देख लो, जो जिसको ठीक लगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, तो फिर आज क्या होने वाला है सर? आज तो मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, आज मैं आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में बेसिकली बात करने वाला हूँ। प्रोविडेंट फंड का एक बहुत बड़ा एरिया है जो इनकम मतलब सैलरी कैलकुलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया कवर करता है। ठीक है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड मैनेज करता है सर। ठीक है, अब प्रोविडेंट फंड बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, तो ठीक है लेकिन प्रोविडेंट फंड को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना? दैट्स अ बिग पार्ट। प्रोविडेंट फंड के बारे में रूल्स रेगुलेशंस क्या बात करता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा। और प्रोविडेंट फंड में ना 2-3 तरह का प्रोविडेंट फंड है, एक रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, स्टैट्यूटरी फंड है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग मैं आपको बता रहा हूँ प्रोविडेंट फंड, ये अलग अलग प्रोविडेंट फंड किस तरह से, अच्छा प्रोविडेंट फंड के बारे में आप सबको पता है सर, अगर सैलरीड पर्सन फैमिली में है, आप जस्ट थोड़ा सा सर्वे करो। ठीक है, अगर वो रिटायरमेंट स्टेज में है या फिर थोड़ा पहले भी है, अगर प्रोविडेंट फंड में पहले से कुछ पैसा है ना, तो इस प्रोविडेंट फंड को लेके बहुत चर्चा होता है सर, है ना? प्रोविडेंट फंड को लेके बहुत डिस्कशंस होता है। अरे होता है कि नहीं होता? जब कोई जरूरत पड़ता है तो क्या बोलता है, मैं प्रोविडेंट फंड तोड़ दिया, मूवी में दिखा है ना ऐसा, प्रोविडेंट फंड तोड़ के बच्चा का शौक पूरा करता है माँ बाप। हाँ ऐसा तो होता है, मैंने देखा ऐसा, आप लोग भी देखे ऐसे। मेरा फैमिली सैलरीड फैमिली नहीं है, मेरे फैमिली में आज तक बहुत ही कितना लोग जॉब किया है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा। बिजनेसमैन फैमिली है सर, मतलब मेरा पूरा मैटरनल साइड एज वेल एज पैटर्नल साइड बिजनेसमैन फैमिली। इसीलिए मेरे को जॉब वाला इन्वायरमेंट उतना तो बचपन से मैंने नहीं देखा, बट हाँ रिलेटिव्स में देखा, पड़ोसी में देखा। आप लोग भी देखे होंगे सर। हेलो, प्लीज टेल मी।
अरे देखा कि नहीं देखा, बोलो ना सर, इतना तो बता दो। नहीं देखा? हाँ सर देखते हैं। देखे हैं सर, बस इतना ही पूछना है, कुछ नहीं। प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना है नहीं सुना है, बस इतना। तो व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लो। सर प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ स्कीम इंटेंड टू गिव सब्सटेंशियल बेनिफिट टू एन एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है, कब देता है? रिटायरमेंट के टाइम पे। जैसे मैं आपको बोला ना, ये रिटायरमेंट बेनिफिट का कॉन्सेप्ट है ना। तो अंडर दिस स्कीम अ स्पेसिफाइड सम इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के सैलरी से एक स्पेसिफाइड सम रेगुलर बेसिस में, मंथली बेसिस में डिडक्ट किया जाता है, और वो अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया जाता है उनके प्रोविडेंट फंड। अभी कुछ ड्रॉ मत करो, मैं अभी ड्राइंग करके आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि प्रोविडेंट फंड कैसे जमा होता है और उसका कैलकुलेशन क्या होता है। सो जस्ट वेट, इसका वर्किंग नोट बनने वाला है सर, इसका वर्किंग नोट बनने वाला है, तो जस्ट वेट सर, मैं अभी आपको वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ कि क्या है प्रोविडेंट फंड के अंदर। बट फर्स्ट ट्राई टू establish the concept of provident fund. The employer also generally contributes the same amount out of his pocket. जितना अमाउंट एम्प्लॉय से काटा जाएगा, मतलब एम्प्लॉय अपने सैलरी से जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट एम्प्लॉयर, मतलब जो जॉब दिया है सर, ठीक है, जो कंपनी है, ठीक है, एम्प्लॉयर ऑल्सो जनरली कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट आउट ऑफ हिज पॉकेट टू द फंड। ये क्या है? ये प्रोविडेंट फंड। जैसे हम लोग गुल्लक बनाते हैं ना, अरे बचपन में गुल्लक सबका होता होगा, मेरा तो था। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? मैं तो बोलता था बोका भाड़, बंगाली में हम लोग बोका भाड़ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुल्लक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिगी बॉक्स। क्या बोलते हैं सर? पिगी बॉक्स बोलते हैं क्या? भूल जाता हूँ सर, बोलो। पिगी बॉक्स ही बोलता होगा मोस्ट लोग, या क्या बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं? The contribution of the employer and the employee are invested in approved securities. The contribution of the employer and the employees are invested in the approved securities. अब ये जो कंट्रीब्यूशन आता है ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, ये किसी अप्रूव्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इंटरेस्ट अर्न देयरऑन इज आल्सो क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। और यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलता है, ये पैसा किसको मिलता है? ये पैसा एम्प्लॉय को मिलता है। Thus the credit balance is a provident fund account of an employee consist of the following. तो जो क्रेडिट होता है उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो बेसिकली ये जो प्रोविडेंट फंड का बक्सा बना जाता है ना, इसमें एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, इसमें एम्प्लॉय भी पैसा डालता है, ठीक है, दोनों ने पैसा डाला और इसी पैसे को किसी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज क्या है? हेलो, कोई बता सकते हो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज क्या हो सकता है? अरे बोलो, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज क्या है? एनी आइडिया? अरे नो आइडिया देन गेट आइडिया, बोलो सर। सर मतलब ऐसा सिक्योरिटी जो कंपनी ने अप्रूव किया हो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो। यस सर, आप सही बोल रहे हो, बट अप्रूव्ड सिक्योरिटी नॉर्मली सेफ एरिया होता है, इट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैं आपको दिखाता हूँ जगह। जैसे मानो, ऐसे आजकल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा जगह बन गया। आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटीज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज होता है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये सब गवर्नमेंट अप्रूव होता है। अगर आप आरबीआई के साइड में जाओगे तो आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट, अभी मार्केट ट्रेंड में जाओ आप, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ये देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है सर, फ्रॉम 91 डेज से लेके 364 डेज का। ये सब फाइनेंस में पढ़ा जाता है, दीज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसको बोला जाता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सीएसीएमए में इसके बारे में मैं फाइनेंस में डिस्कस करता हूँ, सीएसीएमए में फाइनेंस में डिस्कस करता हूँ, और सीएस का सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में ग्रुप 2 में इसके लीगल रिगार्डिंग एक लीगल पेपर भी है, मनी मार्केट के ऊपर भी एक लीगल पेपर आता है, सिक्योरिटी लॉ एंड मनी मार्केट, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2। एंड इसके बारे में सीए में एंड सीए फाइनल में इस लॉ के बारे में है सर, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट लॉ।
सो लॉ में भी पढ़ोगे और फाइनेंस में भी पढ़ोगे, बिकॉज दीज आर बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनेंस का एरिया है जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसके हिसाब किताब को समझते हैं और कंट्री किस तरह से फाइनेंशियल डेवलपमेंट होता है उसमें बात करता है। लेकिन एक होता है इसका लीगल पार्ट, ठीक है, जहां पर मनी मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ में बताया जाता है ये सब कैसे कंट्रोल होता है वगैरह वगैरह, ठीक है, जो सीएस में ग्रुप 2 में है और सीएसीएमए में फाइनल लेवल में इस लीगल मैटर के बारे में डिटेल्स में बातचीत होता है सर। सो अब वो सब तो लॉ है और कुछ फाइनेंशियल एरिया में सभी चीज में आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए, आपको लॉ भी पता होना चाहिए, कैलकुलेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिर्फ लॉ जान के क्या फायदा जब कैलकुलेशन ही पता नहीं, और सिर्फ कैलकुलेशन जान के क्या फायदा जब लॉ का पता नहीं। लॉ के बारे में ऐसे तो ज्यादातर नॉलेज सीएस को रखना पड़ता है बिजनेस लेवल में, बट सीएसीए में भी पीछे नहीं रहता है सर, वो लोग भी लॉ में काफी अच्छा कर रहा है आजकल। तो व्हाट इज द पॉइंट सर, मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि ये जो मैं सिक्योरिटीज के बारे में आपको बात कर रहा हूँ ना ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अब अगर आप बोलोगे सर इसको अगर मार्केट से बाई करना है तो कैसे खरीद सकते हैं, मतलब प्रोविडेंट फंड छोड़ के भी हो सकता है क्या? अरे हाँ हो सकता है ना। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, ऐसे बहुत सारा कंपनी है, मैं आपको जीरोधा कॉइन में लेके जाता हूँ। ऐसे जीरोधा इज वेरी पॉपुलर बट देयर आर लॉट, मतलब और भी अदर कंपनीज है जिसके थ्रू से आप स्टॉक ब्रोकिंग फंड फर्म है सर, बट ये लोग आजकल स्टॉक ब्रोकिंग स्टॉक मार्केट के अलावा और भी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मौका देता है। म्यूचुअल फंड कंपनी भी डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालता है, ठीक है। कहाँ पता चलेगा? जो लोग म्यूचुअल फंड का क्लास करता है आजकल उनको पता चलता है कि वहाँ पर हम लोग म्यूचुअल फंड में कुछ डिफरेंट फंड्स होते हैं, जैसे ये देखो सर, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड। अब ये डेब्ट में जाएंगे ना, डेब्ट में चले जाते हैं, डेब्ट में जाके कौन सा बॉन्ड देखे बोलो, देखो क्या क्या दिख रहा है डेब्ट में, डायनामिक बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट, गिल्ड, फ्लोटर, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन। मनी मार्केट में जाए, चलो मनी मार्केट। जैसे मैंने मनी मार्केट में गया, अब देख पा रहे हो प्रोविडेंट फंड किस तरह का पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी की तरफ से। सिमिलर वे में यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में देखो, इट्स अ वेरी बिग वर्ल्ड। ये जो मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा स्टार्ट कर देने से मेरे को मैं खुद को रोक नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा बोल देता हूँ मैं बाद में सोचता हूँ कि जरूरी था कि नहीं, आई डोंट नो, बट जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। सिमिलर एरिया में म्यूचुअल फंड कंपनीज पे पैसा डालते हैं, आप खुद से भी डाल सकते हो। कैसे? मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। एसबीआई के सेविंग्स फंड्स, ठीक है, ये देखो सेविंग्स फंड है, ये सेविंग्स फंड है, ये देखो ये बेसिकली एक डेब्ट मार्केट है। मैं एसबीआई सेविंग फंड में चला जाता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड से, ये रिस्क बहुत ही मॉडरेट होता है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे, ये देखो सर कहाँ कहाँ पैसा लगा के रखा है, देखो सरकार का टी बिल्स में, टी बिल में आपको कहाँ दिखाया अभी, टी बिल में कहाँ दिखाया आपको, ये देखो टी बिल्स, ठीक है, ये गवर्नमेंट टी बिल्स है, शॉर्ट टर्म है, ठीक है। टी बिल्स में ये टोटल जो फंड है ना, इसका करीब करीब 20,000 करोड़ का फंड है। ये जो फंड है, ये जो फंड एसबीआई का मैं दिखा रहा हूँ, ये 20,000 करोड़ का फंड है। ये देखो कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, 20,000 करोड़ फंड, 20,000 करोड़ मिनिमम आपको 500 टका इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है। इसका रिटर्न रेशियो बहुत हाई नहीं होगा, आपको 4%, अगर मैं एक साल में 4% रिटर्न दिया है, 2 साल में 4%, 4 साल में 6%, 5 साल में 6%, मतलब बहुत हाई फाई रिटर्न नहीं है, बट आपको एक सीडी ग्रोथ देगा, ठीक है। लेकिन दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मैं उसमें नहीं आता अभी, वो तो अलग अलग फंड का आप विचार कर सकते हो, बट मेरा कहने का मतलब है इट्स अ वेरी सेफ जोन ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां पर आप आपका पैसा को इन्वेस्ट कर देते हो। सिमिलरली प्रोविडेंट फंड का पैसा भी इसी तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, जहां की कंपनी अप्रूव करेगा या फिर गवर्नमेंट जहां अप्रूव करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के केस में स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे जिसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्सेप्ट चलता है। तो इसके लिए कंपनी में फाइनेंस मैनेजर होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि फंड को कैसे ग्रो किया जाए, और वो सेफ जोन चूज करता है। अब कोई बोलेगा सर 6%, 7%, 5% इंटरेस्ट में क्या होगा? सर देखो स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकता है, इसके बारे में रिसेंटली गवर्नमेंट लेवल में काफी बातचीत हो रहा था, बट क्या है ना, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ना सबको थोड़ा सा चिंता होता है। क्यों चिंता होता है? बिकॉज इक्विटी मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होता है सर, ठीक है, इक्विटी मार्केट में रिस्क हाई होता है, पैसा डूब जाए तो फिर कहाँ से लाया जाएगा, लेकिन रिटर्न बहुत हाई होता है, ठीक है। इसलिए कुछ हाइब्रिड मोड भी होता है, इक्विटी डेब्ट का मिक्स्ड अप, ठीक है। तो वो सब जब आप लोग म्यूचुअल फंड का पढ़ाई करोगे ना, जिनको म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट आ चुका है, या फिर जो लोग एनआईए से म्यूचुअल फंड का पढ़ाई कर रहा है, मतलब सेबी का, ठीक है, तब आपको ना डिटेल्स में जानकारी मिलेगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली सेफ जोन में डेब्ट नो डाउट एक वन ऑफ द बिग है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसमें जैसे देखो टी बिल्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड बॉन्ड्स है,
ठीक है, SDL या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, ठीक है, इतना सारा सिक्योरिटीज होता है गवर्नमेंट लेवल में। G6 बोल के भी एक अलग से होता है, ये देखो G6, इसमें भी आप जाओगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आपको मिलेगा, वही मैं जो आपको दिखा रहा था, ठीक है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के भी अलग से बॉन्ड होता है, ठीक है, लेकिन ये लोग थोड़ा सा रिस्की होता है, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिस्क बहुत ही लो होता है, इसको सोवेरियन भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड में अगर मैं जाऊं, यहाँ पर आपको अलग अलग फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है सब नजर आता है। तो इट्स जस्ट एक एग्जांपल था, मैं मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल था कि किस तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है। NSE में जाके बाई कर सकते हो, BSE के थ्रू से बाई कर सकते हो, NSE बॉन्ड, BSE बॉन्ड, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ, मतलब खत्म नहीं कर सकता मैं, इतना सारा कॉन्सेप्ट है। तो छोड़ो सर, नहीं तो आपको लगेगा कि मनी मार्केट का क्लास चल रहा है। इनकम टैक्स में कहाँ पहुंच गए सर, सॉरी सर, क्या करे, ये जब भी ये फाइनेंशियल वर्ल्ड आता है ना सर, मैं खुद को रोक नहीं पाता, मतलब आपको बताने के लिए पागल हो जाता हूँ कि सर कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। पैसा रखने का नहीं है, पैसा सर्कुलेट करने का। जैसे इंसान, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि पैसा को रख लेते हैं, पैसा रखने से पैसा कभी थोड़ी बढ़ता है सर, पैसा रखने से पैसा डिप्रिशिएट होता है। यस और नो सर, बोलो। अगर आप अपना पैसा खुद के पास ही रख देते हो, अपना सेविंग्स का पैसा या अपना अर्निंग का पैसा, तो क्या होता है, वो बढ़ता है कि डिप्रिशिएट करता है, मतलब अप्रिशिएट होता है कि डिप्रिशिएट होता है। मनी टुडे और मनी टुमारो सेम है क्या? आज का पैसा आपके पास, कल का पैसा सेम है? नो सर। नो सर, बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑलवेज देयर। इंडिया जैसे कंट्री में 5% 7% इन्फ्लेशन हमेशा रहता है। मतलब आज अगर 100 रुपीज आपके पास है, नेक्स्ट ईयर वही 100 रुपीज 7% में कम हो जाएगा, 93 वैल्यू हो जाएगा। लेकिन क्या 100 का नोट आपके लिए 100 ही रहेगा? लेकिन जो चीज आप आज 100 में बाई कर सकते हो, सेम चीज आपको बाई करने के लिए एक्स्ट्रा 7 खर्चा कम से कम करना पड़ेगा एवरेज में। हाई इन्फ्लेशन कंट्री का तो और भी बात अलग है, छोड़ दो, मैं हाई इन्फ्लेशन कंट्री पे नहीं जाता। इंडिया एक मॉडरेट इन्फ्लेशन कंट्रोल कंट्री है, मॉडरेट। इंडिया में 10% इन्फ्लेशन हो जाए तो इंडिया मर जाएगा सर। क्यों? बिकॉज सर हमारा फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा है, वी आर 140 करोड़ प्लस, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अमेरिका जैसा सोच नहीं सकते। अमेरिका में क्या करता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा को, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हो रहा है ना, अमेरिका में प्रोविडेंट फंड के पैसे को म्यूचुअल फंड में भी डाला जाता है, इवन डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी डाला जाता है। अब कोई बोलेगा सर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, बट सर अभी भी इंडियन मेंटेलिटी और इंडियन मार्केट के बारे में जो सोच विचार है, वो अभी भी काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव होगा ना, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडियन कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा कंजर्वेटिव है। अमेरिका में 33 करोड़ पॉपुलेशन है, इतना बड़ा देश है, लोगों के पास पैसा बहुत है, मतलब पर कैपिटा इनकम, पर हेड एसेट्स वेरी हाई। इंडिया में एसेट अमेरिका से भी ज्यादा। हाँ बोलो सर। सर अमेरिका में आपने जो बताया ना, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है वो मार्केट में, मतलब म्यूचुअल मार्केट में ये सब में डाला जाता है, वो कैसे पॉसिबल है? वो हो सकता है क्या ऐसे? हाँ क्यों नहीं हो सकता, गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट लेवल में करता है। इंडिया में भी इसके बारे में बात हुआ है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी प्रोविडेंट फंड का, पेंशन फंड का पैसा मार्केट में डाल के पैसा ग्रो किया जाएगा, क्योंकि वहां पर सैलरी प्रोविडेंट, वहां पर ज्यादा सैलरी मिल जाता है लोगों को, जब रिटायरमेंट करता है ना तो रिटायरमेंट बेनिफिट में ज्यादा मिल जाता है। जो बात आपको मैं अभी कर रहा हूँ वही बात है। ये जो इंटरेस्ट अर्निंग का बात कर रहे हैं ना सर, यही इंटरेस्ट के बारे में बहुत बात होता है, बहुत बात होता है कि तो थोड़ा मुझे सा लगता है तो वो पर्सनल चॉइस है कि मतलब आप कहाँ यूज करना चाहते हो। नहीं तो नहीं, गवर्नमेंट कर पर्सनली सकते नहीं, हैं। गवर्नमेंट करता है, हाँ अमेरिका में करता है। अरे देखो सर, अमेरिका फ्री इकोनॉमी है ना, अमेरिका कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं है तो उतना, ठीक है। अमेरिका में लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, बिकॉज उनके पास बहुत पैसा है सर, इसीलिए दे हैव लॉट्स ऑफ मनी। इसीलिए अमेरिका में थोड़ा सा रिस्क लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना भारत के लिए मुश्किल है थोड़ा सा। उसका कारण मैं बता रहा हूँ ना, बिकॉज हम लोग कंजर्वेटिव माइंड सेटअप के साथ है। और दूसरा एक बड़ा बात है कि हम लोग यहाँ पर एवरेज पर कैपिटा इनकम हाई नहीं है ना, एवरेज पर हेड इनकम यहाँ पर हाई नहीं है। अमेरिका का पर हेड इनकम, इंडिया का पर हेड इनकम में बहुत फर्क है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादातर जो एम्प्लॉय है हमारे देश में, रिच एम्प्लॉय कितना है, मॉडरेट एम्प्लॉय ज्यादा है, ठीक है, या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास एम्प्लॉय ज्यादा है। अब इनका सैलरी या इनका प्रोविडेंट फंड का पैसा गवर्नमेंट सोचा है बीच बीच में कि थोड़ा अगर मार्केट में दिया जाए तो बहुत ग्रोथ आ सकता है, बहुत ग्रोथ आ सकता है।
लेकिन फिर गवर्नमेंट सोचता है कि क्या करे, लेकिन रिसेंटली कुछ परसेंटेज लेके 1 या 2% ऐसा कुछ डाला है सर, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट बोला है कि इतना रिस्क तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अगर 1-2% अगर बाई चांस पैसा ना भी रिपे मतलब रिटर्न आता है तो गवर्नमेंट अपने पॉकेट से देगा। ऐसा रिसेंटली कोरोना से पहले हुआ था। अब इकोनॉमी स्टेबल होगा ना तो गवर्नमेंट फिर से करेगा ऐसा। इसके लिए इंडिया का फाइनेंशियल सेगमेंट, फाइनेंशियल मार्केट डेवलप होना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट चल रहा है ये रहना चाहिए। ये जो डेवलपमेंट है ना स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एरिया में, मनी मार्केट का एरिया, फाइनेंशियल ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट, अगर ये स्टेबल हो जाता है और मार्केट में लोगों का भरोसा बढ़ जाता है, जैसे करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट में आउट ऑफ 100 सिर्फ 3 से 4% लोग ही मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है। अब 100 करोड़ में से 140 करोड़ में से 3 से 4% लोग इसमें हैं। अगर ये 3-4% अगर 10% भी हो जाए ना तो मार्केट और स्टेबल हो जाएगा। अगर 20% हो जाए तो छोड़ ही दो सर। अब देखना ही है कि इंडियन मार्केट किधर जाता है। ये इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है सर। ये इकोनॉमिक्स में इसके बारे में बहुत एक बात होता है, क्या टू मच सेविंग्स इकोनॉमी के लिए अच्छा है? टू मच सेविंग्स इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है सर, बिकॉज नो अगर आप सर, सेविंग, पैसा हाँ बोलो। पैसा ही सर्कुलेट नहीं होगा मार्केट में। एग्जैक्टली सर, जैसे हमारे यहाँ पर मेंटेलिटी है ना, पैसा हम लोग रख लेते हैं, सेविंग्स कर देते हैं, घर पे रख देते हैं। आजकल थोड़ा सा हुआ है कि पहले से थोड़ा ज्यादा हुआ है, बट इतना भी नहीं हुआ। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। पैसा अपने पास रखोगे पैसा डिप्रिशिएट होगा, बार बार वही बात कर रहा हूँ। अगर पैसा को इन्वेस्ट होगा, जैसे इसे देखो ना, प्रोविडेंट फंड का पैसा भी कंपनी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में जो सेफ एरिया है वहां पर देता है, गवर्नमेंट को बेसिकली लोन देता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? गवर्नमेंट लोन है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वो कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, एनएचआई का बॉन्ड लेते हो आप, ठीक है, जाओ ना एनएसी बॉन्ड में जाओ, आपको मिल जाएगा। अरे बहुत ऑप्शन है ऐसा, जस्ट विजिट एनएसी बॉन्ड। एनएसी बॉन्ड में चले गए सर। आज तो मार्केट बंद है, ये लाइव मार्केट में ट्रेड भी होता है। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है सर, फिक्स्ड इनकम एंड डेब्ट मार्केट। ये मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आ गया। इसमें देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये सब मैं बेसिकली म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में मेरे को बहुत मौका मिलता है बात करने का। ये देखो बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्लिक करूंगा तो ऐसा कोड में आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। फेस वैल्यू 100 का, ओपन हुआ था 97 में, हाई गया है 97 में, ठीक है। प्रीवियसली क्लोज हुआ इतना में, इतना परसेंटेज चेंजेस हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर लमसम अमाउंट एक डालना पड़ता है, फिर पैसा लॉक इन हो जाता है। बट मार्केट में ट्रेड भी होता है आजकल। आजकल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेड भी होता है, अलग कॉन्सेप्ट है, कभी बात करूंगा आप लोगों से। बॉन्ड पे जाओ तो आपको थोड़ा और आसान समझ में आएगा। ये देखो सर, एनटीपीसी का बॉन्ड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का, आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। कूपन रेट देखो सर, 8%, 8.5% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये देखो सर, टीसीएस ये प्राइवेट है इसलिए थोड़ा रेट हाई है, ठीक है। आईआईएचएफएल थोड़ा प्राइवेट लेवल में रेट हाई होता है, गवर्नमेंट लेवल में थोड़ा रेट लो होता है, क्योंकि प्राइवेट लेवल में क्या हो ना, उसका थोड़ा रिस्क माना जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो बेसिकली आप, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, एनएचआई रोड बनाने के लिए लोगों से पैसा लेता है, रोड बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कॉस्ट ले लेता है, फिर लोगों को बाद में रोड बना के टोल टैक्स लेके, है ना, गाड़ी से टैक्स लेके पैसा रिपे कर देता है। मतलब कम से कम 10-12% कमाता होगा, तब 8% इंटरेस्ट भी दे देता होगा। सिंपल बिजनेस है गवर्नमेंट का, समझ रहे हो ना सर। गवर्नमेंट का आरईसी लिमिटेड, मतलब ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा, मतलब ये जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है इसके लिए गांव गांव में क्या करता है गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन करता है। भारत में अभी भी कुछ कुछ गांव है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है, तो आपसे लोन लेगा। आप फेस वैल्यू 1000 के बेसिस में, करेंटली मार्केट में 1055 चल रहा है, तो आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। स्टार्टिंग जब हुआ था तब फेस वैल्यू में चल रहा था, अभी 1055 चल रहा है, तो इतने दाम पे लो, गवर्नमेंट के पास रख लो, ठीक है। कुछ सडन टाइम के लिए देखो कब ये कंप्लीट होगा, 19 दिसंबर को 2022 को, कुछ फंड 2026 को, कुछ 2027 को, ठीक है। तो आपको 8% 8.5% एक स्टैंडर्ड रिटर्न, बैंक से थोड़ा सा ज्यादा आपको मिल जाएगा, सेफ एरिया है, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी भी डाल देता है, आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा भी यहीं पर डालता है। आपको समझ में नहीं आता होगा, जो लोग जॉब करते हैं उनको उतना कॉन्सेप्ट किसको पता है, जिसका फाइनेंशियल नॉलेज है वो समझ सकता है कि ये पैसा कहाँ जाता है, ठीक है सर। थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया इतना बता दो सर। हाँ सर। तो चलो आगे, ओके आ जाओ।
बाकी डिटेल्स जानकारी स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड डिटेल्स में पढ़ोगे और समझ में आएगा सब। देखो, accumulated balance is paid to the employee at the time of his retirement। तो ये जो इंटरेस्ट में जो भी पैसा मिलेगा ये कब किसको दिया जाता है? ये इंटरेस्ट का अमाउंट, बाकी जो पैसा जमा हुआ एक्यूमुलेट हुआ रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को मिल जाता है उसके हाथ में, ठीक है। या फिर अगर वो रेजिग्नेशन करता है, रिजाइन करता है, तब भी दिया जाता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय द सेम इज पेड टू हिज लीगल हेयर। लीगल हेयर मतलब जो उसका बच्चा बच्चा होगा, या फिर अगर बच्चा नहीं है, ठीक है, मतलब अगर कोई चिल्ड्रंस नहीं है तो फिर इन दैट केस चिल्ड्रन, या फिर उनको हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, या फिर जिसके नाम पे वो नॉमिनी करके गया है, ठीक है, उनको मिलेगा। Now point is that the provident fund represents an important source of small savings available to government। समझ रहे हो सर? इतना देर से मैं यही बताने का कोशिश कर रहा था। Important source of small savings available to the government। Hence, the Income Tax Act 1961 gives certain deductions on savings in a provident fund account। तो provident fund में एम्प्लॉय का जो पैसा जमा होता है, क्योंकि ये पैसा तो एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय का पैसा सरकार के पास में, सरकार उससे क्या करता है, जितना दिन आपको प्रोविडेंट फंड दिया नहीं जाता तब तक गवर्नमेंट उसको यूज करता है, और आप जब रिटायर करते हो तो कंपनी आपको दे देता है। ये वेरी इंटरेस्टिंग चेन ऑफ कंट्रोलिंग योर मनी, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चेन। फाइनेंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है। ये हमारे देश का बिजनेस एंड बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलप है सर। ऑब्वियसली हम लोग अभी भी यूरोप जैसा नहीं कर पाए, बट हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा मतलब इतना अच्छा जा रहे हैं कि हम लोग एक दिन बहुत जल्दी हम लोग सुपर पावर के आसपास पहुंच रहने वाले सर। कॉन्सेप्ट इज दैट, जिस तरह का कॉन्सेप्ट है ना, ये पैसा का सर्कुलेशन को प्रॉपरली मैनेज करना, ये एक सोच है, ठीक है। अब इसी सोच के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को भी सुविधा देता है, ठीक है। अब क्या सुविधा देता है, चलो देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, कितना तरह का प्रोविडेंट फंड है सर? देयर इज अ प्रोविडेंट फंड जिसका एक नाम है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पीपीएफ। नाउ व्हाट इज आरपीएफ? So recognized provident fund means a provident fund recognized by the Commissioner of Income Tax for the purpose of income tax. It is governed by Part A of Schedule 4, ठीक है। Part A of Schedule 4 में इसको गवर्न किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, and this schedule contains various rules regarding the following, जिसमें recognition of the fund, employee and employer contribution to the fund, treatment of accumulated balance, etc. A fund constituted under Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 is also be recognized provident fund, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये भी आ जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 भी प्रोविडेंट मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पार्ट है। देयर इज अनदर फंड, ए फंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सो व्हाट इज यूआरपीएफ? यूआरपीएफ क्या है? जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। सर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्न्ड बाय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। इट अप्लाइज टू द एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट, रेलवे, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडी, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये सब जगह में एप्लीकेबल होता है, मतलब मेनली गवर्नमेंट एरिया, एसपीएफ। एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ फंड जिसको हम लोग पीपीएफ के नाम से जानते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नाउ व्हाट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड? Public Provident Fund is operated under the Public Provident Fund Act 1968. A membership of the fund is open to every individual, though it is ideally suited to self-employed people. A salaried employee may also contribute to PPF in addition to the fund operated by his employer. ठीक है, नॉर्मली वो कर सकता है, सैलरीड वाले भी कर सकते हैं, बट पीपीएफ उन लोगों के लिए अच्छा है जो बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ प्रोफेशनल है, ठीक है। An individual may contribute to the fund on his own behalf as also on behalf of a minor of whom he is the guardian। मतलब आप खुद से पीपीएफ में डालो, इसका एक डिडक्शन भी मिलता है ईटीसी में। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो, ठीक है, गवर्नमेंट के पीपीएफ में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट को क्या होता है, गवर्नमेंट को फंड मिलता है, ठीक है। तो ये पैसा गवर्नमेंट यूज करता है, बदले में आपको क्या करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको ईटीसी में डिडक्शन भी मिलता है। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, मेंबर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड अ मिनिमम ऑफ 500 इन ईयर, ठीक है।
मिनिमम 500 तक आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालना पड़ता है। द मैक्सिमम अमाउंट दैट में क्वालिफाई फॉर डिडक्शन, जो डिडक्शन आपको मिल सकता है एनुअली, मैक्सिमम 1.5 लाख तक डिडक्शन मिल सकता है। ऐसे तो ये 80C में डिडक्शन चैप्टर में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, 80C से लेके 80U का एरिया है। आई विल डिस्कस इन लैटर स्टेज ऑफ आवर इनकम टैक्स डिस्कशंस, किस तरह से आपको इनकम टैक्स प्लानिंग करना पड़ता है और आप कैसे 1.5 लाख तक का डिडक्शन 80C के थ्रू से ले सकते हो। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। बट इतना जान लो कि प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा होने से, LIC में पैसा रखने से आपको डिडक्शन मिलता है। LIC में पैसा रखने से, पब्लिक प्रोविडेंट फंड रखने से, और भी कुछ एरिया है, आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज। जो डिडक्शन पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। अ मेंबर ऑफ PPF may deposit his contribution in as many installment in multiples of 500 as is convenient to him। 500 के मल्टीपल में डालना है जितना हो सके। The amount of contribution may be paid at any of the office of branch office of the State Bank of India और its subsidiary। स्टेट बैंक के ऑफिस के थ्रू से या फिर सब्सिडरी के थ्रू से आप कर सकते हो। एंड स्पेसिफाइड ब्रांचेस और बैंक्स और एनी पोस्ट ऑफिस, मतलब कोई भी स्पेसिफाइड बैंक गवर्नमेंट की तरफ से अगर बोल दिया गया है, या पोस्ट ऑफिस के थ्रू से भी आप ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा रख सकते हो। ठीक है, तो ये है नॉर्मल प्रोविडेंट फंड के बारे में डिस्कशंस। बात समझ में आ गया सर आपको कि कितना तरह का प्रोविडेंट फंड है और मतलब उसका क्या क्या मतलब है? मतलब समझ में आया कि इतना मुझे पहले बता दो थोड़ा। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा। लेकिन अभी थोड़ा सा चार्ट बिल्डअप करना है। ठीक है, टैक्स स्टेटमेंट समझना है ना? चलो ठीक है, चलो पेन कॉपी रेडी कर लो, थोड़ा टैक्स स्टेटमेंट के लिए रेडी हो जाओ। बताते बताते पागल हो जाओगे, आप भी सुन सुन के पागल हो जाओगे, मैं भी बताते बताते पागल हो जाऊंगा। सर फिर क्या होगा, सब पागल हो जाएंगे तो? और क्या होगा, जिंदगी तो पागलपंती है। ओके, अच्छा ये तो क्वेश्चन था, होमवर्क था। ठीक है, बाद में होमवर्क करेंगे। सर चलो हेडिंग करो, हाँ हेडिंग करो। मैं आपको यही, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आपको थोड़ा समझाऊंगा। ये जो RPF में क्या होता है ये आपको थोड़ा सा इजी करूंगा, याद रखने के लिए भी थोड़ा बता दूंगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर सेक्शन, सैलरी में टैक्सेबल होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एलिजिबल है डिडक्शन के लिए? यस एलिजिबल है। ठीक है, क्या इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी जाता है? क्या अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम टैक्सेबल हो सकता है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी जा सकता है 9.5% के ऊपर। ठीक है, एग्जामेशन सेक्शन 10 सब्सेक्शन 12 के थ्रू से कितना मिलता है? ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, डिटेल इन दी चार्ट बिलो। में चार्ट आपको बेसिकली बताऊंगा अभी, ये क्या चार्ट बनेगा ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये सभी चीज समझाने के समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट में ध्यान देना होगा। ठीक है, तो जैसे आप ये समझ जाओगे कि क्या टैक्स स्टेटमेंट है, फिर आपको मैं ये चार्ट समझाता हूँ। এই সবাই বুঝতে পারছে? স্নেহেশ, সম্পদ, স্নেহাশিস, रोशनी, नंदिनी, सॉरी नंदिनी नहीं, सर सबको समझ में आ रहा है ना था। सर? ओके सर, ठीक है सर। तो चलो सर गुल्लक बनाते हैं। नहीं, गुल्लक से याद आया, एक गुल्लक बल्कि एक वेब सीरीज आता है, आप लोग देखा किसी ने? मेरे को बहुत अच्छा लगा, सोनी में आता है। इसने देखा? अरे कोई देखा रे, गुल्लक बोल के एक सोनी में वेब सीरीज आता है, फैमिली वेब सीरीज है, बट सीरियसली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। किसी ने नहीं देखा? देखना सर, अच्छा है इसलिए बोला। चलो सर गुल्लक बनाओ सर। इधर से एम्प्लॉयर डाल रहे हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इधर से, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा इधर से।
প্রিয়াক্ষী বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्या करना है सर? अप टू 12% जो भी अमाउंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट होगा, अप टू 12% क्या है? एग्जेंट। पॉइंट टू बी नोटेड। सर अगर 12% से ज्यादा हो जाए तो? सर 12% से ज्यादा हो जाए तो टैक्सेबल। जैसे यहाँ पर आपको मैं बता रहा था ना, ये जो वर्ड में लिखा है सेंटेंस में, कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी इज टैक्सेबल। दैट इज द पॉइंट। यही चीज मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अप टू 12% आपको एग्जाम्पशन हो जाएगा। 12% ऑफ व्हाट? 12% ऑफ सैलरी। सैलरी का 12% तक आपको एग्जाम्पशन है, बट सैलरी 12% से ज्यादा है, ग्रेटर देन 12%, टैक्सेबल अंडर द हेड, ठीक है। ओके सर। अच्छा अच्छा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या होगा सर? नो एक्स्ट्रा टैक्स ट्रीटमेंट has already included in the basic, in basic। सर पॉइंट टू बी नोटेड सर, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविडेंट फंड में, वो कहां से करेगा? अगर आपको मानो कि आपका 50,000 का बेसिक सैलरी है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, 50,000 का बेसिक सैलरी है, लेकिन प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करने के बाद आपको हाथ में आता है, मानो कि एवरी मंथ आपके सैलरी से 3,000 करके प्रोविडेंट फंड में ले लिया जाता है, आपके हाथ में 47 आता है। सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट यही है कि ये जो 3,000 अमाउंट है आप कहाँ से देते हो? आपके बेसिक से ही देते हो। तो इसलिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होगा उसके लिए कोई अलग से टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज ये आपके बेसिक ऑफ सैलरी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। याद रखिएगा बात को, फिर आगे समझाता हूँ। अब यहाँ पर एक बात देखिए, अब यहाँ पर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। अब एम्प्लॉयर कौन है? ये मानो कि एम्प्लॉयर है, सेठ जी टाइप, ठीक है। ये मोटा मोटा भाई है, सेठ जी हैं, ठीक है। मोटा भाई गुजराती बिजनेसमैन है, ठीक है। और ये मानो कोई एम्प्लॉय है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एम्प्लॉय। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया और एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया, ये दोनों जगह से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। बात समझे? ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। अब यहां से जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन से जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अप टू 9.5% एग्जेम्प्ट है। अप टू 9.5% एग्जेम्प्ट है, बट ग्रेटर देन 9.5% टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर एम्प्लॉय भी तो कंट्रीब्यूट किया था, इसका क्या? एम्प्लॉय ने भी तो कंट्रीब्यूट किया था, इसका क्या? सर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन fully taxable under the head other source।
इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अदर सोर्स में फुल्ली टैक्सेबल होता है, याद रखिएगा। ये देखिए सर, अगर मैं इसको फिर से चार्ट में लेके चलूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है, interest credited on employer contribution amount in excess of 9.5% per annum is taxable, है ना। amount in excess of 9.5% per annum is taxable, 9.5 तक क्या है, exempted है। interest credited on employees contribution, amount in excess of 9.5% per annum is taxable as salary, ठीक है, taxable as salary। के बारे में एक नोट भी है, थोड़ा नोट भी देख लेते हैं। As per section 10 subsection 11, any payment from a provident fund to which Provident Fund Act 1925 applies or from public provident fund would be exempt. Accumulated balance due and becoming payable to an employee participating in a recognized provident fund would be exempt under section 10 subsection 12. However, exemption under section 10 subsection 11 or section 10 subsection 12 would not be available in respect of income by of interest accrued during the previous year to the extent in relation to amount of aggregate amount or contribution made by the person exceeding 2.5 लाख, जिसका प्रीवियस ईयर का इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, और आफ्टर 1 अप्रैल 2021, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021, ये अपडेशन है सर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इफ द कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन और एम्प्लॉय, अगर उस पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन है इज इन अ फंड इन विच देयर इज नो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, देन अ हायर लिमिट ऑफ 5 लाख वुड बी एप्लीकेबल। अगर एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो 2.5 लाख की जगह वो 5 लाख हो जाएगा फॉर सच कंट्रीब्यूशन, एंड इंटरेस्ट accrued in any previous year in that fund or an after 1st April 2021 would be exempt up to that limit. It may be noted that interest accrued or contribution to such funds up to 31st March 2021 would be exempt without any limit, even if the accrual of income is after that date. ठीक है, ये इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लैरिटी और थोड़ा सा आपको आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली Has the employee rendered continuous, यहाँ पर कुछ बात आता है, मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ। क्या एम्प्लॉय 5 साल लगातार काम किया है कि नहीं, ऐसा कुछ सवाल आता है, उसके बेसिस में ये मतलब उसका एग्जेम्पशन करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा वेट कर जाइए, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा, तो जस्ट वेट एंड वॉच। अभी फिलहाल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट जो है वो अदर सोर्स में ही आप रखो, बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। नाउ क्वेश्चन क्या है सर, अब क्वेश्चन ये है कि एक सैलरी शीट ड्रॉ करते हैं, मतलब मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं अभी कि आप प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट क्या होता है वो थोड़ा जानो। मानो कि कोई एम्प्लॉय है जिसका बेसिक्स है 10,000 पर मंथ, इसमें बता रहा है ₹8,500 नेट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आरपीएफ। तो नेट ऑफ 8,500, बेसिक 10,000 पर मंथ है, बट ₹8,500 नेट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब बाकी 1,500 क्या होता है, प्रोविडेंट फंड में जाता है। तो उसका एक्चुअल बेसिक का हिसाब क्या है बोलो तो 8,500 हाथ में आता है और 1,500 प्रोविडेंट फंड में जाता है, इंटू 12 करोगे तो टोटल 1,20,000 उसका सैलरी बनता है। ये नॉर्मल एक एग्जांपल मैंने लिया जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बाकी मैं आपको आगे आगे और बताऊंगा, मतलब जब और थोड़ा क्वेश्चंस में एडवांस जाऊंगा मैं बताऊंगा। नाउ अब आप इस पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे सर, अब अभी आपको ये समझना है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल कैसे होगा और एग्जेम्पशंस का क्या खेल बनेगा। अब बात को समझे, ये इसका सैलरी कंडीशंस है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंडीशंस ड्रॉ करता हूँ। मानो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 18,000, ये जस्ट एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ सर, 18,000। अब मुझे बताओ कि अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में 18,000 अमाउंट जमा करता है, कितना अमाउंट इसका टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा, मुझे बता सकते हो? एज यू ऑलरेडी नो दी प्रोविजन सर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर प्रोविडेंट फंड में 18,000 है तो टैक्सेबल क्या होगा और एग्जेम्प्टेड क्या होगा?
रूल पता है आपको, अप टू 12% एग्जेम्प्ट होगा सैलरी का, और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ मुझे, अरे बोलो सर। 1400 এক্সেম্পটেড হয়ে যাবে, 14400 से এক্সেম্পট হবে তো। 14,400 एग्जेम्प्ट होगा। हाँ सर। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 18,000 का है, 12% ऑफ सैलरी कितना होता है, 14,400 का होता है। सैलरी कितना है, सैलरी 1,20,000 का है ना एनुअली सर, सैलरी 1,20,000 का है, तो 1,20,000 का 12%, तो ये 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट है, तो बाकी टैक्सेबल कितना हो जाएगा, $18,000 माइनस 14,000, 14,400, टैक्सेबल सैलरी कितना हो जाएगा सर बोलो। अरे बोलो सर, 3,600 ना, ठीक है 3,600। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये जो 3,600 आपने यहाँ पर किया, ठीक है, ये 3,600 आपका क्या हो जाएगा, ये 3,600 आपका टैक्सेबल सैलरी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक लिया था 1,20,000, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये भी मेरा टैक्सेबल है, तो 3,600 मेरा इधर आ जाएगा टैक्सेबल में। और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इन एक्सेस ऑफ कितना बोले तो 9.5%, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 9.5%। इसका क्या हिसाब करोगे बोलो तो, नहीं समझ में आया सर, बहुत सिंपल है। ये जो एक्सेस अमाउंट, जो इंटरेस्ट, जो कंट्रीब्यूशन से जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, जो अप्रूव्ड सिक्योरिटी में डाल के जो इंटरेस्ट मिलेगा, 9.5% से एक्स्ट्रा जितना मिलेगा वो टैक्सेबल है, इन एक्सेस ऑफ 9.5% ऑफ द इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या अमाउंट आ सकता है सर, इसके लिए हमें आपको ये बताना पड़ेगा, एक अनदर assumptions क्रिएट करना होगा। assumptions क्या है, ध्यान से बात को समझे। मिस्टर एक्स receive interest of ₹12,000 on provident fund at the rate 12%। अब इंटरेस्ट मिलता है प्रोविडेंट फंड में 12%, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, और इसका कैलकुलेशन क्या होगा। ट्राई सर ट्राई, बोलो। मिस्टर एक्स को प्रोविडेंट फंड में 12,000 मिलता है, प्रोविडेंट फंड में 12% इंटरेस्ट मिलता है, 12% रेट में 12,000, तो कितना अमाउंट टैक्सेबल में जाएगा, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। वेरी सिंपल सर, मेरा रूल्स बताता है कि 9.5% तक एग्जेम्प्टेड है, तो 9.5 तक एग्जेम्प्ट है, तो 9.5 से ऊपर क्या है, टैक्सेबल है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 12,000 में से 2.5 डिवाइडेड बाई 12 निकाल लूंगा, क्योंकि 12 में से 9.5 चला जाएगा तो कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है। तो आउट ऑफ 12,000 कितना अमाउंट मेरा टैक्सेबल होगा, यही तो मुझे चाहिए, कितना होगा। संपत, स्नेश, बोलो सर, स्नेहाशीष, रोशनी, टेल मी कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। शिवम, अरे बताएं। 2,500। 2,500, ये जो 2,500 है ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन 2,500 है ना, ये मेरा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन।
ये मेरा टैक्सेबल सैलरी में आ जाएगा। तो आपका टैक्सेबल सैलरी देखो कितना हो गया, 1,20,000, 3,600, 2,500। ये सब टोटल करके आपका आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। ये टोटल करके जो होगा ये आपका ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये होता है सर कंट्रीब्यूशंस ऑफ प्रोविडेंट फंड में सैलरी का सिंपल कॉन्सेप्ट। मतलब आपको एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है, आप खुद क्या दे रहे हो। ठीक है, एम्प्लॉय के बारे में मैं बाद में फिर से बात करूंगा कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन से जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है, वो कब कब क्या टैक्सेबल हो सकता है, क्या अदर सोर्स में जा सकता है, क्या दूसरा सोर्स में जा सकता है, उसके बारे में मैं और डिटेल चर्चा करूंगा बाद में। बट सिंपल आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का देखो, 12% और 9.5% का जो रूल्स है वो थोड़ा सा देख लो आप। ठीक है, 12% एंड 9.5% का जो रूल्स है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लें। ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में लेके चलूंगा। क्या इतना समझ में आया सर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये समझो। यस सर। ठीक है, चलो सर और एक कॉन्सेप्ट लिखो। रीपेमेंट आउट ऑफ आरपीएफ, मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जब रीपेमेंट किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब रीपेमेंट कब होता है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ एटसेट्रा, है ना? यही तो होता है नॉर्मली। प्रोविडेंट फंड से पैसा रीपे कब किया जाता है? रिटायरमेंट के टाइम पे इन जनरल, है ना? सो क्वेश्चन इज, रिटायरमेंट के टाइम पे यहाँ पर दो बात है सर। एक आपका हो जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, पॉइंट टू बी नोटेड सर। And another part is that interest on employer contribution. Employer contribution and interest on employer contribution. ठीक है, employer contribution as well as interest on employer contribution. And there is another part, employee contribution and interest on employee contribution. ठीक है, मतलब दो कॉन्सेप्ट है। एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा जब रीपेमेंट होता है वहां से, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसका इंटरेस्ट का, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट इनकम पे क्या होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में रीपेमेंट के टाइम पे क्या होगा। से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर मानो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 3 लाख का, यहाँ से इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मानो 70,000 का, ऐसे ही मैंने उठाया जस्ट रैंडमली। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मानो 3.5 लाख का एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मानो 80,000 का। ठीक है, तो पहले तो आप ये लिख लो, कुछ केसेस बनेगा यहाँ पर कि सर पहले एम्प्लॉयर के बारे में सुन लो कहानी एम्प्लॉयर की। ये एम्प्लॉयर का कहानी है, मतलब बेसिकली ये एम्प्लॉयर का मुंह है सर, फेस है। आप कोई बोलेगा सर ये कैसा फेस है, कभी नहीं देखा। जैसा सोचना है सोचो, बात को समझो। कुछ सिचुएशंस क्रिएट करो यहाँ पर। केस 1, रीपेमेंट
out of employees contribution and interest on employers, सॉरी एम्प्लॉइज नहीं, सॉरी एम्प्लॉयर के बारे में बात कर रहे हैं ना, सॉरी सर, repayment out of employer contribution and interest on employer contribution. Is fully exempt. ये fully exempt होता है if employee retire after a continuous period of 5 years. लगातार 5 साल जॉब करने के बाद अगर वो रिटायर करता है तभी एग्जेम्प्टेड होगा, अदरवाइज नहीं. केस 2, रीपेमेंट out of employer contribution and interest on employer contribution is fully exempt even if employee retire, even if employee retire before the expiry of service. ध्यान से समझना सर बात को, मैं इसको क्या करें, मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, आप लोग नॉर्मली चले, मैं इस तरह से दे रहा हूँ. मतलब 5 साल कंटिन्यू नहीं हुआ, एम्प्लॉय रिटायर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सर्विस, मतलब 5 साल तो छोड़ो, मतलब उसका सर्विस कंप्लीट नहीं हुआ, बिफोर दी क्या कॉन्सेप्ट था, कहाँ तक मैंने लास्ट लिखाया था, इवन इफ एम्प्लॉय रिटायर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस एक्सपायर नहीं हुआ था, अभी भी टाइम था, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड. लेकिन ये क्यों हुआ ऐसा, पहले क्यों काम छोड़ना पड़ता है लोगों को, बता पाओगे सर, प्रोवाइडेड सच रिटायरमेंट, क्यों होता है ऐसा रिटायरमेंट, ड्यू टू, प्रोवाइडेड सच रिटायरमेंट ड्यू टू द रीजन, क्या रीजन होगा, ट्राई बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कोई एक्सीडेंट के कारण, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, तभी जाके ऐसा होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल परमानेंट फिजिकल डिसेबलमेंट, परमानेंट फिजिकल डिसेबलमेंट, अच्छा कंपनी बंद हो गया, ठीक है, कंपनी बंद हो गया, एम्प्लॉय जॉब छोड़ा ही नहीं, एक्सपायरी तो कंपनी बंद हो जाएगा तो क्या करेगा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एटसेट्रा, ये एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर है, ठीक है, ये एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर है, तब भी ये एग्जेम्प्टेड हो जाता है. एंड देयर इज अनदर केस जिसको हम लोग केस 3 बोलेंगे, इफ एम्प्लॉय
retire before the expiry of 5 years. If employee retire before the expiry of 5 years in normal circumstances, मतलब परिस्थिति नॉर्मल है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ आरपीएफ, repayment out of RPF, sorry, repayment out of RPF, repayment out of RPF, and interest on RPF. Is taxable. Up to the amount for which, up to the amount for which exemption was claimed earlier. तो पहले भी एग्जेम्पशन ऐसे हम लोग पढ़े हैं, that is 12.12% of salary and 9.5% of सर क्लेम डेट पड़ा की लिखेशन अर्लियर, मतलब हम लोग पहले जिसके बारे में बात ऑलरेडी किए हैं, ठीक है, एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर, मतलब अगर रिटायरमेंट एक्सपायरी 5 साल होने से पहले ही अगर कोई रिटायरमेंट करता है तो जो भी उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा उनको रीपेमेंट किया जाएगा उसमें टैक्सेबिलिटी जो 12% ऑफ द सैलरी, ठीक है, अप टू 12% तक एग्जेम्प्टेड और उसके ऊपर टैक्सेबल, और अप टू 9.5% ऑफ द इंटरेस्ट और उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक लिख लिए, समझ में आया कुछ? रे बोझा कैसे? बोझा যাচ্ছে कैसा? ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों को बाकी पार्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला क्या होगा? ये जो हिस्सा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। सर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हमें क्या सिखाता है? देखो, जो मैंने आपको अभी लिखाया उसको यहाँ पर इस तरह से बोला था, हैज द एम्प्लॉय रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 years with the employer? If yes, then exempt. If no, are his service terminated due to his ill health, contraction or discontinue of employer business or any other cause beyond the control of the employee? ठीक है, अगर yes है यहाँ पर भी exempted है, या यहाँ पर भी yes है तो exempted है, बट अब सब कुछ का आंसर नो आ रहा है तो फिर इन दैट केस वो प्रोविडेंट फंड का जो मतलब अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा, है ना? तो वही टैक्सेबिलिटी के बारे में भी यहाँ पर बोला है। और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का बात मैं आपसे कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन में क्या होता है? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इसमें भी आपका 9.5% पर एनम का बता रहा है, बट नॉर्मली वो एग्जेम्प्टेड होता है बिकॉज ऑलरेडी उसमें टैक्स आ जाता है। एक सेकेंड रुको सर, नहीं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस में कुछ चेंजेस लग रहा है मुझे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, नॉर्मली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड हो जाता है
but because already taxed, it's simple, exempt is already taxed and exempt already taxed, interest is also, but यहाँ पर बताया जा रहा है सर interest amount of excess of 9.5% per annum, amount in excess of 9.5% is taxable as salary under section 17 subsection 1, 17 subsection 1. कुछ इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ, फिलहाल आप यही कर दो जो मैंने अभी आपको लिखा है, ठीक है, अपडेट में बाद में देता हूँ। अपडेट मैं आपको बाद में देता हूँ, पहले तो आप इसको यहीं पर लिखो, यहाँ कहाँ चला गया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस, नॉर्मली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा है वो गुल्लक बनाने के टाइम पे वही वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लिखो। अभी कुछ अपडेशन है तो मैं उसको बाद में आपको समरी करूंगा नेक्स्ट क्लास। exempt as already taxed, मतलब जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो 3.5 लाख का अमाउंट का हिसाब हम लोगों ने लिखा सर, ठीक है, और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का हिसाब है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो हिसाब है, इसमें भी आप वही करो क्योंकि ये भी सेम है, exempt as already taxed। बाद में आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ स्पेशल अपडेशन है, मैं उसको बाद में बताता हूँ, एक साथ बताने से वो थोड़ा भी कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी एक साथ नहीं बताना है। अच्छा सर, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? फिर मैं आपको दूसरे प्रोविडेंट फंड में लेके जाऊंगा। सर दूसरा प्रोविडेंट फंड क्या है? सर दूसरा प्रोविडेंट फंड जैसे यूआरपीएफ, एसपीएफ था ना सर, भूला तो नहीं? स्टार्टिंग में मैं आपको अलग अलग फंड के बारे में बताया। अब यही कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको यूआरपीएफ के लिए बताऊं तो, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अगर बात यूआरपीएफ का हो जाए तो, यूआरपीएफ इन द सेंस, सर यूआरपीएफ किसको बोलेंगे बोलो? बोलो, यूआरपीएफ और आरपीएफ में क्या फर्क होता है? स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही मैंने आपको बता रहा था, बोलो सर बोलो। प्रोविडेंट फंड हम्म, सर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड में क्या फर्क है? मतलब कब रिकॉग्नाइज्ड होता है और कब अनरिकॉग्नाइज्ड होता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर ये वाला वो करता है ना, मतलब एम्प्लॉय करता है ना, ये वाला वो वाला एम्प्लॉयर के थ्रू होता है। नहीं सर, वही तो मैं बताया आपको, अगर इनकम टैक्स कमिश्नर किसी चीज को रिकॉग्नाइज करता है तभी वो रिकॉग्नाइज होता है, जिसको इनकम टैक्स कमिश्नर रिकॉग्नाइज नहीं करता है वो अनरिकॉग्नाइज्ड हो जाता है, यही फर्क है। ए फंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, समझे? तो जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा वो अनरिकॉग्नाइज्ड बन जाएगा। अभी इनकम टैक्स के ऊपर है, इनकम टैक्स किसको रिकॉग्नाइज करेगा किसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। नॉर्मली जो फंड डिपेंड करता है इनकम टैक्स के हिसाब से वो कौन से फंड को रिकॉग्नाइज करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम लोग बस इतना बताएंगे कि सर अगर यूआरपीएफ में अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी पैसा जमा होता है तो उसमें एम्प्लॉयर आ जाए और उसमें एम्प्लॉय भी आ जाए, उसमें एम्प्लॉयर भी आ जाए उसमें एम्प्लॉय भी आ जाए, लेकिन इसमें टैक्स ट्रीटमेंट क्या होने वाला है वही मुझे आपको मेनली बताना है। सर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एज वेल एज जो इंटरेस्ट आपको यहां से मिलेगा वो भी,
इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और इधर आपका आ गया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन as well as interest on employee contribution। ठीक, अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना है सर? कुछ नहीं देखना है, नो टैक्स ट्रीटमेंट। रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, इसका भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, नो टैक्स ट्रीटमेंट। सिमिलरली एम्प्लॉय का भी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी सेम, नो एक्स्ट्रा टैक्स ट्रीटमेंट, नो एक्स्ट्रा टैक्स ट्रीटमेंट as already included in basic, as already include in basic, बिकॉज ये तो जो भी देगा बेसिक से ही देगा। और यहाँ पर भी नो टैक्स, मतलब बात वही है, नो टैक्स ट्रीटमेंट। सर ये तो हो गया प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करने के बारे में, लेकिन अब बात ये देखना है कि सर रीपेमेंट जब होगा यूआरपीएफ से तब क्या होगा? रीपेमेंट होगा, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे रीपेमेंट आउट ऑफ यूआरपीएफ, तब क्या होगा? रीपेमेंट आउट ऑफ आरपीएफ, यूआरपीएफ मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड, ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ ये जब बंदा रिटायर करता है तब होता है। अब इस टाइम पे भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, रिटायरमेंट होगा ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, आपने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो सब आपको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर आपका पैसा, एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर का पैसा, एम्प्लॉय का पैसा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सेम है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। Similarly, employee contribution and interest on employee contribution। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मेन पार्ट है इसका कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। मानो कि ये 3 लाख का है, ये मानो 70,000 का है, सेम ले रहा हूं, जस्ट एग्जांपल है। ये मानो 3.5 लाख का है, ये मानो 80,000 का है। ठीक है, लेकिन सर अब बात ये है कि सर इसमें टैक्सेबिलिटी का क्या करें? सर ये जो है ना एम्प्लॉयर का जो खेल है ना, इसमें ज्यादा कुछ सोचने का नहीं, फुल्ली टैक्सेबल होता है, इंटरेस्ट भी और कंट्रीब्यूशन भी अंडर द हेड सैलरी। क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड है तो टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा फुल्ली। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो हुआ है ना और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो हुआ है, ये इसका जो ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर, पहला बात है कि एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड होता है बिकॉज वो उसके बेसिक से ही होता है। इसको आप ऐसे लिखो कि ऑलरेडी टैक्स्ड, बिकॉज बेसिक ऑलरेडी टैक्स्ड हो ही जाता है ना, ऑलरेडी टैक्स्ड। और इंटरेस्ट जो है सर ये टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स में। ठीक है, बाद में कुछ अपडेट अगर है तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये तो हो गया सर यूआरपीएफ का खेल, लेकिन और भी एक फंड आता है ना, यूआरपीएफ इज देयर, एसपीएफ इज आल्सो देयर, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ में बाद में आते हैं, पीपीएफ का तो 80C का ट्रीटमेंट है, बट मैं आपको एसपीएफ के बारे में बताना चाहता था, जो नॉर्मली गवर्नमेंट, रेलवे, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ये सब में चलता है।
उसका क्या, इसका भी कर लो। अब इतना सारा हो गया तो एसपीएफ और क्या करेगा, इसे भी जान लेते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड किसके लिए चलता है सर? ये गवर्नमेंट के लिए चलता है, स्कूल के लिए चलता है, कॉलेजेस के लिए चलता है, रेलवेज के लिए चलता है। ठीक है, वो रेलवेज गवर्नमेंट में चला गया, ठीक है, एटसेट्रा। इसमें होता क्या है सर? वही सेम होगा और क्या, गुल्लक बनाओ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दो, एवरी ईयर चलता है। एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इंटरेस्ट यहां से भी दिया जाता है, इंटरेस्ट यहां से भी दिया जाता है। सर क्या ट्रीटमेंट क्या होता है, वही तो मेन है ना। फिर इसमें भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता, नो टैक्स ट्रीटमेंट। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दिस इज ऑल्सो नो टैक्स। यहाँ पर भी नो टैक्स ट्रीटमेंट। तो फिर होता क्या है सर? जो होता है वो बेसिकली रीपेमेंट के टाइम पे होता है, रीपेमेंट आउट ऑफ एसपीएफ। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से जब पैसा रीपे किया जाता है, कब होता है ऐसा सर? जब रिटायरमेंट होता है, एट द टाइम ऑफ, सेम कॉन्सेप्ट सर। मैं समझ सकता हूँ एक ही चीज बार बार लिखना पड़ रहा है आप लोगों को, लेकिन लिख लो, बाद में काम आ जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन as well as interest on employer contribution, interest on employer contribution, employee contribution as well as interest on employee contribution। ठीक है, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से जो भी हो रहा है फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। मुस्कुरा दो, एग्जेम्प्ट है ना। और इस केस में ये फुल्ली एग्जेम्प्ट पहले से ही है, बिकॉज ऑलरेडी बेसिक टैक्स हो जाता है, तो बाद में फुल्ली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाता है, एग्जेम्प्ट एज ऑलरेडी टैक्स्ड। ठीक है, लिख लिया सर? बोलो। ये मैंने एक्चुअली प्रोविडेंट फंड में टैक्स ट्रीटमेंट को समरी किया, क्या आप लोगों ने लिखा यहाँ तक? मुझे थोड़ा बताइएगा सर। हाँ सर। सबका हो गया लिखना? बोलो सर। क्या रे? जैसे ये देखो सर, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। डिडक्शंस तो एटीसी में यहाँ पर भी मिलता है, इंटरेस्ट भी फुल्ली एग्जेम्प्ट, किसका? एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय के केस में भी एग्जेम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है।
ये मैं क्वेश्चन कराते हुए आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से होता है। अच्छा, पीपीएफ के केस में भी याद रख लो, पीपीएफ में पहला बात तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं होता है, ये बात याद रखिए सर, क्योंकि ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कौन पैसा डालता है, ये नॉर्मली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन पैसा डालता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। सैलरीड पर्सन डाल सकता है एम्प्लॉयर के थ्रू से, बट नॉट एप्लीकेबल एज देयर इज ओनली एसएससीज ओन कंट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पर एसएससी डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एम्प्लॉय डाल सकता है, एम्प्लॉयर का कुछ नहीं होता, सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो सकता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे, एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे नहीं डालता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये तीनों जगह में हो सकता है, आरपीएफ में हो सकता है, यूआरपीएफ में हो सकता है, एसपीएफ में हो सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आया सर, ये डिफरेंस, क्या ये वाला बात समझ में आया आप लोगों को? प्लीज टेल मी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होता, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, नहीं समझ में आया तो भी बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा। हेलो सर, चुप क्यों हैं आप लोग? सर क्या बताया था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बेसिकली suitable for self-employed people. Salaried people may also contribute to PPF in addition to the fund operated by his employer. मतलब एम्प्लॉयर जो ऑपरेट कर रहे हैं उसके अलावा वो खुद से भी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल सकता है, जिसका बेनिफिट उसको 80C में मिल जाएगा, बट यहाँ पर एम्प्लॉयर का कोई रोल प्ले नहीं होता है, यही बात है। तो फिर इंटरेस्ट में भी कोई मैटर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट लेते हो खुद से देके, तो उसमें आपको एग्जेम्पशंस मिलता है, कुछ कंडीशंस देखना पड़ता है, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आप कुछ विड्रॉल भी करते हो, वो भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 आपको एग्जेम्प्ट करता है। आगे चर्चा करते हैं सर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 और 10 सबसेक्शन 12 में, ऑलरेडी मैंने एक बार बताया, फिर बाद में क्वेश्चन कराने के टाइम पे मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली प्रोविडेंट फंड का रूल्स के बारे में बताया। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? प्लीज टेल मी। यस सर। सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखें। मिस्टर ए रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन December 31, 2021 आफ्टर 25 years ऑफ सर्विस। 25 साल काम करने के बाद मिस्टर ए रिटायर कर रहा है 31 दिसंबर को 2021 में, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर में। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2021-22। इसमें इसका बेसिक पे बताया गया 16,000 पर मंथ फॉर 9 months, इसका अमाउंट है 1,44,000, ये भी 9 मंथ का है। डियरनेस पे मतलब डीए 50% फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ 8,000 पर मंथ फॉर 9 months, ठीक है। अच्छा, लमसम पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ से एक लमसम पेमेंट इनको मिला है 6 लाख का। डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इनका 40,000। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द यूआरपीएफ ऑफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाज 2,20,000 and the interest thereon is 50,000. Employees contribution was 2,50,000 and interest thereon is 60,000. What is the taxable portion of the amount received from the unrecognized provident fund in the hands of Mr. A for the assessment year 22-23? First tell me, क्या क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो इतना देर से जो प्रोविजंस हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ाई किया उसका एप्लीकेशंस भी देख लेंगे सर। बोलो, প্রশ্নটা বোঝা গেছে? আরে क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? সম্পদ বুঝতে পেরেছিস क्वेश्चनটা? आदृति, रोशनी, प्रियाक्षी, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? प्लीज टेल मी। हाँ सर। ओके, हाँ सर। अब क्वेश्चन अगर समझ में आया तो जस्ट अभी इसका जवाब भी ढूंढ लेते हैं ना। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा देखो, यूआरपीएफ तो टैक्सेबल है ना, तो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द यूआरपीएफ इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। अब कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा ये भी थोड़ा देख लेते हैं।
सर एम्प्लॉयर जो शेयर है, एम्प्लॉयर का शेयर जो रिसीव आपका ईआरपीएफ में हुआ है, उसमें कितना एम्प्लॉयर का शेयर है, एम्प्लॉयर कितना डाला और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट कितना है, ये देखो। यूआरपीएफ में जो अमाउंट आपको मिला है 6 लाख में, इसमें से 2,20,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, सॉरी एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन है 50,000। सो एम्प्लॉयर की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है वो तो फुल्ली टैक्सेबल है। तो एज यू कैन सी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है सर, वो टैक्सेबल होते हैं। एम्प्लॉयर शेयर्स इन पेमेंट ऑफ रिसीव फ्रॉम द ईआरपी, मतलब आपको जो पेमेंट रिसीव हो रहा है फुल्ली टैक्सेबल ना, रीपेमेंट हो रहा है। तो 2,20,000 एंड 50, तो 2,70,000 इधर आ गया। अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अदर सोर्स, अदर सोर्स में क्या जाएगा सर, एम्प्लॉय का शेयर अदर सोर्स में जाएगा, है ना। मैं आपको बताया ना टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में, अभी अभी मैंने आपको लिखा है। चेक दी प्रोविजंस, मैंने अभी अभी यूआरपीएफ में आपको लिखा है कि नहीं लगा, ये देखो। एम्प्लॉय इंटरेस्ट ऑन सॉरी 80,000 का जो इंटरेस्ट था ये टैक्सेबल हो ना अदर सोर्स में, ठीक है, यूआरपीएफ में। तो इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय की तरफ से मिल रहा है वो तो टैक्सेबल, मतलब सॉरी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, और ये एग्जेम्प्टेड होता है, मतलब एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्टेड होता है बिकॉज ये ऑलरेडी टैक्स होता है उसका, बिकॉज वो बेसिक से ही कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर, पॉइंट इज वेरी सिंपल। तो आपने 2,70,000 जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट जो एम्प्लॉयर का है वो टैक्सेबल हो गया आपका। एम्प्लॉय को जो इंटरेस्ट मिला वो अदर सोर्स में चला गया, ठीक है। दूसरा हेड में टोटल अमाउंट टैक्सेबल फ्रॉम द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फंड इज 3,30,000, ठीक है। So since the employee is not eligible to deduction under section 80C for contribution to URPF at the time of such contribution, the employee's share received from the URPF is not taxable at the time of withdrawal at his amount has already been taxed in salary income, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया सर। क्या बोल रहे हैं कि सर ये 80C में एलिजिबल नहीं है, ठीक है। Since the employee is not eligible for deduction under section 80C for contribution to URPF at the time of such contribution, the employee's share received from the URPF is not taxable at the time of withdrawal at this amount has already been taxed in salary। इसका 80C में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट इसका टोटल सैलरी मिल रहा है, मतलब टैक्सेबल सैलरी, मतलब टैक्सेबल सैलरी के अदर सोर्स मिला के कुल मिला के इसका टैक्सेबल अमाउंट हो रहा है 3,30,000 तक। तो इतना बड़ा क्वेश्चन जो था इसका अल्टीमेट आंसर आया 3,30,000। अब प्रोविडेंट फंड का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पीपीएफ का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिपॉजिट हुआ है पीपीएफ में 40,000 का, वो उसका पीपीएफ का ट्रीटमेंट हो सकता है, बट क्योंकि ये 80C के लिए एलिजिबल और यूआरपीएफ के तो एलिजिबल नहीं है, बट पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो ट्रीटमेंट है वो हो सकता है। बट यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ पूछा था टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, हमें सिर्फ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन पूछा था। तो बाकी यूआरपीएफ में की, सॉरी पीपीएफ के अमाउंट का क्या होगा, ठीक है, बिकॉज पीपीएफ तो टोटल सैलरी में नहीं आएगा, इसका सिर्फ अमाउंट डिडक्शंस करने का मौका मिलता है 80C में, बट वो हमें यहाँ पर पूछा नहीं था। हमें जस्ट पूछा था आप इतना बताओ यूआरपीएफ का अमाउंट का क्या होगा। अब कोई बोल सकता है सर इसका क्या होगा, अरे भाई इसका क्या होगा वो तो कंप्लीट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, बट यहाँ पर आपको नहीं पूछा था। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछा था आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो बताओ। तो क्या आपको समझ में आया सर, बोलो। जो भी प्रोविजंस हम लोगों ने पढ़ा मैं उसी के बेसिस में ही ये क्वेश्चन हम लोगों का हुआ सर। जस्ट लुक एट हियर, फिर से दिखा रहा हूँ। अगर आप यूआरपीएफ हो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करे, नो टैक्स ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट मिले, नो टैक्स ट्रीटमेंट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो टैक्स, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी नो टैक्स, बट रीपेमेंट जब होगा तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल, जैसे कि हमारे इस केस में हुआ है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है क्योंकि ऑलरेडी उसका बेसिक से पार्ट है, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अदर सोर्स में टैक्सेबल है, और एग्जैक्टली वही हुआ है। क्या बोलते हो, क्लियर हुआ कि नहीं? अरे बोलो सर, बुझा कैसे? ठीक है, तो इसी तरह से अच्छा यहाँ पर और एक सवाल भी पूछा है, विल योर आंसर बी एनी डिफरेंट इफ फंड मेंशन्ड अबव वाज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड? अगर ये ऊपर का फंड आरपीएफ होता तो क्या होता? Since the fund is a recognized one and the maturity is taking place after a service of 25 years, the entire amount received on the maturity of RPF will be fully exempt from tax. अगर ये सारा का सारा अमाउंट
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का होता, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली 25 साल जॉब करने के बाद, आपको पता है 5 साल करने के बाद ही हो जाता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ये भी हम लोगों ने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया। कहाँ चला गया, यहाँ पर आरपीएफ का रूल क्या है, रिपेमेंट ऑफ आउट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ एम्प्लॉय रिटायर आफ्टर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years। और ये तो 25 साल जॉब करके किया, तो 5 साल के बाद ही एग्जेम्प्टेड हो जाता है। तो 25 साल जॉब करने के बाद अगर रिपेमेंट हो रहा है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और क्या। इसीलिए देखो, ये पूरा का पूरा यूआरपीएफ का जो प्रोविजंस था, ये अगर यूआरपीएफ की जगह आरपीएफ होता तो होल अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड। बोलो सर, समझ में आया? सर अब समझ में आ रहा है कि कैसे मेहनत पानी, मतलब जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल में मिलता है। हम लोग इतना देर से प्रोविजंस पढ़े तो उसका फल कैसे मिल रहा है ना। अगर बिना प्रोविजन समझ के करते हैं तो क्या होता, समझ में नहीं आता सर क्यों हो रहा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। हेलो, ये सर नो, अरे बताओ तो सही। हाँ सर। सर ये इलस्ट्रेशन 8 होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इलस्ट्रेशन 8 होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया? अरे ले लिया स्क्रीनशॉट? है दादा। और कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है, यही क्वेश्चन करो घर पे। और भी कुछ क्वेश्चन मैं कल मतलब कल के क्लास में कराऊंगा, मतलब प्रोविडेंट फंड रिलेटेड। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, फिर कल के क्लास में कुछ प्रोविडेंट फंड रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट में बात कर लूंगा, और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। प्रोविडेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर, इसमें कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है बहुत लोगों को, बट कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए अगर आप प्रोविजन ठीक ठाक से पढ़े हो तो। ठीक है, तो जितना मैंने बताया, जितना पढ़ाया, उसको घर पे गो थ्रू करो। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया उस क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करो, आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास बताना। और नेक्स्ट क्लास में मैं लास्ट दिन का जो होमवर्क था मोटर कार से, मोटर कार का भी होमवर्क मैं कल के क्लास में चेक करूंगा। ठीक है सर? ओके सर, आज इतना ही है। हाँ बोल। ऐसे सैलरी नोट्स ओहो, ভুলে গেছি না, আর পাঠাচ্ছি, দাঁড়া একটু পরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। টেস্টটা এই স্যাটারডে নিবে? হ্যাঁ বল। আমাদের যে কোম্পানি ল টেস্ট ছিল অডিটরসের, হুম এই স্যাটারডে নেবে তো? এই স্যাটারডে নেবার কথা আছে, বাট এই স্যাটারডে আমি যদি না থাকি তাহলে তার আগেই ডেকে নেবো। মানে সেক্ষেত্রে যদি আমি স্যাটারডে তো মোটামুটি ছুটি থেকে যাচ্ছে, তাহলে আমি কোম্পানি লয়ের টেস্টটা রাখবো তোর শনিবার, তো আর থাকছি না, তাহলে থার্সডে, ওয়েডনেসডে কি থার্সডে করে রেখে নেবো। একবার আমি কালকে কনফার্ম করছি। স্যার ওয়েডনেসডে তো কালকে। হ্যাঁ কালকে, ঠিক আছে, আর কালকে যদি না হয় পরশু দিনকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। আর যদি বাই চান্স আমি এই উইকে নিতে না পারি, বিকজ এই উইকে একটু প্রেশার আছে, মানে অ্যাকচুয়ালি একটু চাপে আছে, মানে কিছু কাজ আছে, হ্যাঁ যদি এই উইকে না হয় তাহলে ছুটির পর। ঠিক আছে, ঠিক আছে।